Good evening to all of you. Good evening to all of you. Am I audible to you? चलिए, ओके, चलो। अब देखो, सेक्शन 16 से लेके सेक्शन 16 हमने कर लिया, सेक्शन 18 हमने कर लिया, सेक्शन 19 हमने कर लिया, सेक्शन 20 हम स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, सेक्शन 20 हम स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 20 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, सॉरी सेक्शन 20 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, वो दो सब्जेक्ट लगातार चल रहे हैं ना, तो कभी कभी सीपीसी की जगह बीएनएस निकल जाता है, बीएनएस की जगह सीपीसी। ठीक, बट सीपीसी स्टार्ट करेंगे सेक्शन 20। अब देखो, ठीक है, पहले बेटा कॉन्सेप्ट कर लो पूरा, है ना। पहले एक बार कॉन्सेप्ट पूरा कर लो, उसके बाद केस वेस बाद में। और मैं आपको एक बात बता दूं, ठीक है, मैं आपको एक बात बता दूं कि सीपीसी में इतने केसेस आपको नहीं लिखने होते, ना सीपीसी में इतने केसेस हैं। जहां जहां पर जो जो इम्पोर्टेंट केस होगा वहां मैं ऑटोमेटिक आपको खुद ही लिखा दूंगा, अपने आप लिखा दूंगा, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटा, मेरे हाथ में नहीं है ये ब्राइटनेस, मैं कैमरे की कम करके देखता हूँ, एक मिनट। ये ज्यादा कम हो गई। अब ठीक है, बता रहा हूँ अभी, निक बता रहा हूँ। अब देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं। देखो, आप सबको पता है कि यूपी लगभग आने वाला है। ठीक है, यूपी लगभग आने वाला है, और यूपी दिसंबर लास्ट तक, या मतलब कहीं से तो ये भी खबर आई है कि 12 दिसंबर से पहले पहले यूपी आ जाएगा, है ना। तो जितने भी बच्चे एलिजिबल हैं, बहुत से बच्चे तो एलिजिबल नहीं होंगे जो कॉलेज में भी पढ़ रहे होंगे, जो बच्चे एलिजिबल है ना, देखो अब उनके लिए एक सीरीज स्टार्ट करी है हम लोगों ने यूट्यूब पे। ठीक है, इसीलिए मैं जीके की कंटिन्यू अभी नहीं कर पाया, क्योंकि अब हमें यूपी के लिए 2.5-3 महीने में तैयारी करनी पड़ेगी प्रीलिम्स की। ठीक है, यूट्यूब पे स्टडी आईक्यू जुडिशरी के चैनल पर, स्टडी आईक्यू जुडिशरी के चैनल पर हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम है आरंभ। ठीक है, ये यूपी पीसीएस जे के प्रीलिम्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, प्रीलिम्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये कवर जो है इसमें करा दिए जाएंगे। ठीक है, अब ये आज इसमें डेली, इधर सुन लो बिना कमेंट करे, पहले बात सुन लो। ठीक है, यूपी बिहार इसमें दोनों के सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। इसमें डेली आपको 9 बजे, क्योंकि 10 बजे ना ज्यादा लेट हो जाता था, इसलिए मैंने 1 घंटे इसे और पहले कर दिया है। यूट्यूब को 10 बजे बहुत सारे बच्चे आ नहीं पाते थे, सो जाते थे। ठीक, क्लियर। तो मैंने इसे डेली 9 बजे कर दिया। अब डेली 9 बजे क्या होगा, डेली 9 बजे यूट्यूब चैनल पर यूपी प्रीलिम्स के लिए सारे सब्जेक्ट्स एक एक करके हम लोग कंप्लीट कराएंगे। पहले कराएंगे 9 माइनर एक्ट। ठीक है, ये तो वन शॉट में कराएंगे, क्योंकि प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कराएंगे तो वन शॉट में, मतलब एक क्लास में एक माइनर, दूसरी क्लास में दूसरा माइनर, बट कराएंगे ऐसे कि सब कुछ आपको इसमें कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर जो लॉ का पेपर है, ये माइनर एक्ट जीके वाले हैं। फिर जो लॉ का पेपर है उसमें प्रीलिम्स में जो 9 सब्जेक्ट्स आ रहे हैं ना, ये 9 सब्जेक्ट्स हम स्टार्ट करेंगे। पहला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, फिर उसमें 6-7 क्लास में वो सब्जेक्ट कंप्लीट कराएंगे, फिर दूसरा, ऐसे करके प्रीलिम्स के सारे सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे। ठीक, दूसरी बात,
जीके मैं इसलिए मैंने कंटिन्यू नहीं करी क्योंकि मैं पढ़ाता जीके में थोड़ा स्टोरी बेस्ड, बट अचानक से यूपी की खबर आ गई कि यूपी जुडिशरी आने वाला है और बिहार भी जनवरी में आ जाएगा। तो यूपी अब इतना पहले आ गया है कि हमें 2 महीने में अपनी तैयारी को कवर करना है ना? तो जीके के लिए हमने रेगुलर क्लासेस आपकी लगवा दी हैं। डेली 4 बजे से यूट्यूब चैनल पर, स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पर निशांक सर आपको, जो जीके वाली फैकल्टी हैं, जो करंट अफेयर अभी आपका देख रही होंगी, निशांक सर आपको डेली 4 बजे यूट्यूब पर ल्यूसेंट को बेस बना के यूपी जुडिशरी के हिसाब से जीके तैयार कराएंगे। ठीक है? तो देखो, अब ये जीके तो आपको डेली 4 बजे निशांक सर कराएंगे, और ये कब से स्टार्ट होगा? आज से ही स्टार्ट होगा सब कुछ। ठीक है? बिल्कुल डीप नहीं पूछते। नो माइनर एक्ट के बियर एक्ट भी अगर आपको तैयार होगा तो माइनर के आंसर लिख दोगे आप। डेली 9 बजे जो डेली 9 पीएम पे जो क्लास होगी, इसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो अपूर्व सर कराएंगे, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैं कराऊंगा। ठीक है? थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मैं कराऊंगा। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, क्लियर? और 3 दिन कराएंगे अपूर्व सर। क्लियर? तो हम तीनों ने मिलके, और ये कराएंगे निशांक सर। ठीक है? हम तीनों ने मिलके ये यूपी जुडिशरी का जो प्रीलिम्स है ना, इसे देखते हुए हम क्या करेंगे, पूरे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कराएंगे, ताकि 2 से ढाई महीने में आपकी इतनी तैयारी हो जाए कि आपका प्रीलिम्स ना रुके। कोई बात नहीं आशी पाठक, रिकॉर्डेड कर लेना। नहीं मुस्कान जी, आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है? आज 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 आप सब स्टडी आईक्यू जुडिशरी के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आइएगा, टुडे 9 पीएम। ठीक है? आज मैंने पूरा रोड मैप बताया है कि हम कैसे कैसे करेंगे, कौन क्या सब्जेक्ट पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, कितने दिन में पढ़ाएगा, कैसे आपको स्ट्रेटजी रखनी है, जीके कैसे करनी है, लॉ कैसे करना है, ये पूरा रोड मैप मैंने आज 9 बजे आपको यूट्यूब पे मैं मिलूंगा। 9 बजे आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, और कल से हम स्टार्ट करेंगे। और कल मैं स्टार्ट करूंगा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो कल 9 से 10 बजे तक डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट में आपका ऐसा करा दूंगा कि आप कोई भी पेपर का एमसीक्यू उठा के देखना, आपका एक भी पेपर क्वेश्चन जो है बचेगा। ठीक है? चलिए चलिए अब सीपीसी स्टार्ट करते हैं। सीपीसी स्टार्ट करते हैं। डिटेल में आपको ये पता चल जाएगा आज 9 बजे। तो आज 9 बजे स्टडी आईक्यू जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर आना ना भूलें। मैं कंप्लीट रोड मैप आपको बताऊंगा कि यूपी की तैयारी कैसे आपको करनी है अब अगले 2 महीने में या 3 महीने। 100% हो जाएगा। इनफ होगा अनामिका। हाँ हाँ, सारे स्टेट्स के देख सकते हैं भाई, सारे स्टेट्स के देख सकते हैं। क्लियर? तो मेजर लॉ तो वैसे भी सारे स्टेट्स में आते हैं, तो मेजर लॉ तो सारे आपको करने ही है। तो प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कंप्लीट तैयार करा दिया जाएगा। चलिए, चलो अब हम सीपीसी करना स्टार्ट करते हैं। हमें आज स्टार्ट करना है सेक्शन 20, सेक्शन 20 ऑफ सीपीसी। क्लियर? सेक्शन 20 ऑफ सीपीसी प्रीलिम्स के लिए इनफ होगा, है ना सरफनाज? प्रीलिम्स के लिए इनफ होगा, और कुछ करने की आवश्यकता आपको होगी नहीं। अब जैसे यहाँ पर पेड क्लास में मैं आपको सीपीसी पढ़ा रहा हूँ, हमें 3 महीने लगेंगे कम से कम सीपीसी करने में। ठीक है? सीपीसी अगर मैं प्रीलिम्स के लिए केवल बेसिक पढ़ाना स्टार्ट करूं तो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन में पूरा सीपीसी करा दूं, है ना? बट वो केवल फिर आप प्रीलिम्स के लिए हो जाएगा। ठीक है? बट प्रीलिम भी क्या है, प्रीलिम मेंस में पहुंचने के लिए भी तो प्रीलिम्स निकालना जरूरी है। तो पेड में तो हम कॉन्सेप्चुअल पढ़ेंगे, है ना? यहाँ तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी। बट अब आपको जो यूपी के लिए एलिजिबल है, उसे 2-2.5 महीने में प्रीलिम्स की भी तैयारी करानी है कि साहब प्रीलिम्स तो निकले तो मेंस की तैयारी के लिए बताएं, है ना? तो यूट्यूब पे जो सीरीज चलेगी वो प्रीलिम्स फोकस्ड होगी। हाँ, पर कहीं ना कहीं उस मेंस के लिए भी आपका बेस उसमें बन जाएगा।
ठीक है बेटा, अब बाकी बाकी आज 9 बजे आ जाना, वहां मैंने सब जो है मैंने सोच रखा है, सारा बता दूंगा, सारा सब कुछ, ठीक है। हाँ, सब देख सकते हैं, ठीक है। आज आप आ जाइएगा सब लोग 9 बजे। आज आपको स्ट्रेटेजी पूरी पूरी मैं बता दूंगा, और वैसे तो स्ट्रेटेजी में बताता चलूंगा हर हफ्ते, बट आज बता दूंगा कि रोड मैप क्या है, कैसे हम तैयारी करना स्टार्ट करेंगे। चलो अब देखो 20 क्या है ना, 20 का स्कोप बहुत बड़ा है। सेक्शन 20 जब हम बात करते हैं, सेक्शन 20 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड की, तो सेक्शन 20 का स्कोप बहुत बड़ा है। क्यों बड़ा है? अब देखो, बस अब बंद करो, बंद करो, अब बंद करो, ठीक है। अब कंट करना बंद करो, अब लास्ट में बंद। अंकिता गुप्ता, बेटा मुझे भी टाइम दिख रहा है कितना हो गया है ना, तो मुझे आप टाइम मत बताइए। ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये भी आप ही के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है, ठीक है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ही प्रीलिम्स के लिए कैसे करे जाए सब्जेक्ट, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो आप मुझे मत बताइए कि 4:18 हो गया है, 4:19 हो गया है, ठीक है, 4:45 भी हो जाएगा। क्लियर? तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो भी जरूरी है बच्चों के लिए, तो इतना सेल्फिश बनने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, बताओ कैसे बच्चे हैं, केवल अपना सोचते हैं? ये क्या जरूरी नहीं है क्या? यूपी जो आ रहा है, जो एलिजिबल है, क्या वो बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? क्या आप उससे कुछ नहीं सीखोगे क्या? मतलब हिम्मत कैसे पड़ जाती है मेरी, ये समझ में नहीं आता आपकी, कि आप ये लिख पाते हैं कमेंट में कि 4:18 हो गए या 4:20 हो गए। हमेशा मैं एक चीज बताता हूँ कि केवल पढ़ाई से नहीं निकलेगा, एटिकेट्स नहीं होंगे तो नहीं निकलेगा पेपर, ठीक है। इंटरव्यू में यही चीज वो आराम से देख लेते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है, वो तुम्हारे 2-3 आंसर से पता लग जाएगा कितने एटिकेट्स आपके अंदर हैं, कितने एथिक्स आपके अंदर हैं, है ना। तो ये चीजें भी सीखिए आप, कि बिहेव कैसे करना है हमें किसी के सामने। देखिए, सेक्शन 20 सीपीसी, अब ये क्या कहता है, देखो अब मान के चलो कि हमने बहुत सारी जुरिस्डिक्शन पढ़ी, ठीक है, बहुत सारी जुरिस्डिक्शन हम लोगों ने पढ़ी, ठीक। अब हमने देखा कि साहब सेक्शन 16 हमें कुछ सर्कमस्टेंसेस में ये बताएगा कि हमें अपना सूट कहाँ फाइल करना है, ठीक है। कुछ जुरिस्डिक्शन में हमें ये बताएगा सेक्शन 16 कि हमें कहाँ पे अपना सूट फाइल करना है, जैसे सूट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, या फिर ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी जो डिफरेंट अटैचमेंट में है, ठीक। तो ऐसे केसेस में सेक्शन 16 में ये बताता है कि हमें सूट कहाँ फाइल करना है। फिर हमने 17, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, बट 17 में क्या है कि जब मल्टीपल जुरिस्डिक्शन हो जाती है, भाई ये कहता है कि जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड हो वहां फाइल कर लो, और अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी 2-3 जगह सिचुएटेड है तो हम कहाँ फाइल करेंगे, 17 बताता है कि साहब 2-3 जगह में से कहीं भी फाइल कर दो फिर तो, ठीक है। फिर हमने 18 पढ़ा कि अगर जुरिस्डिक्शन जो है अनसर्टेन है, क्लियर, जुरिस्डिक्शन अनसर्टेन है, तो सेक्शन 18 अप्लाई हो जाएगा, क्लियर। तो ऐसे फिर हमने 19 देखा, सेक्शन 19, सेक्शन 19 कहता है कि साहब जब कंपनसेशन, आप कंपनसेशन का सूट फाइल कर रहे हो और रॉन्ग हुआ है किसी पर्सन के साथ या मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ, तो आप 19 के हिसाब से जुरिस्डिक्शन तय करोगे, क्लियर। 19 बताएगा कि आपको सूट कहां पर फाइल करना है। तो सेक्शन 16 में कुछ तरह के सूट फाइल किए जाते हैं, या सेक्शन 19 के हिसाब से कुछ तरह के सूट फाइल किए जाते हैं, है ना। बट कभी कभी होता क्या है, कुछ ऐसे सूट्स हमें मिल जाते हैं जो ना तो 16 में फॉल होंगे और ना ही 19 में फॉल होंगे, क्लियर, ना ही 16 में फॉल होंगे ना ही 19 में फॉल होंगे, क्लियर, ना 16 में फॉल हो रहे ना 19 में फॉल हो रहे, तो ये चले जाते हैं सारे के सारे इस सेक्शन 20 में, ठीक है। इसीलिए इसे रेजिडुअरी क्लॉज बोला गया है, कि जो जो सूट
सेक्शन 16 के हिसाब से नहीं फिट बैठ पा रहा, जो सूट सेक्शन 19 के हिसाब से नहीं फिट बैठ पा रहा, उसे हम सेक्शन 20 में डाल देते हैं, क्योंकि 20 में तो सारे चीजों का निवारण है। ठीक है, सेक्शन 20 में सारी चीजों को का क्या है, सारी चीजों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। अब देखो, सेक्शन 20 एक जनरल प्रोविजन है, एक जनरल बात करता है, ये बात करता है देखो, सेक्शन 20 कहेगा, सेक्शन 20 कहेगा कि सारे सूट्स, क्लियर, सारे सूट्स, बट सब्जेक्ट टू पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट टू पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट टू सेक्शन 16, सब्जेक्ट टू सेक्शन 19, सब्जेक्ट टू सेक्शन 17, सब्जेक्ट टू सेक्शन 18। मतलब सारी जुरिस्डिक्शन को देखते हुए सेक्शन 20 क्या, सेक्शन 20 क्या आपको करता है, सेक्शन 20 क्या आपको बताता है, ये कहता है कि पहले आप ये देख लीजिए, है ना भाई। सेक्शन 20 तो बता रहा है कि साहब अगर आपका कोई भी सूट है जो इनमें नहीं फॉल कर पा रहा, क्लियर, जो इनमें नहीं फॉल कर पा रहा, मतलब सब्जेक्ट टू पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है, सब्जेक्ट टू पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन का मतलब है कि सब आप जिस कोर्ट में फाइल करना चाहते हैं उस कोर्ट पर पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन हो, क्लियर। सब्जेक्ट टू सेक्शन 16, सब्जेक्ट टू सेक्शन 16 का क्या मतलब है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 16 का मतलब है कि साहब 16 के हिसाब से मतलब 16 आपने देख लिया है, 16 में आपका फिट नहीं हो रहा, आपने 19 देख लिया है, 19 के हिसाब से आपका सूट फिट नहीं हो रहा, है ना। तो हम क्या करते हैं ना, हम इन सब की दी हुई, मतलब इसमें जो भी प्रोविजन दिए हुए हैं सेक्शन 16 में, सेक्शन 19 में, सेक्शन 20 में, सॉरी सेक्शन 17 में, 18 में, इन सबको हमें देखना पड़ता है टू डिसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, डिसाइड द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक, अब देखना, अब मेरी एक बात समझना, मेरी एक बात समझना बहुत ध्यान से। ये कहता है कि सारे सूट्स, ये कहता है कि एवरी सूट्स shall be instituted, shall be instituted। ठीक, अब देखो ये कह रहा है कि हर सूट कहां पर इंस्टीट्यूट होगा, यहां पर इंस्टीट्यूट होगा जो सेक्शन 20 बताएगा, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। सेक्शन 20 कह रहा है कि हर सूट कोई भी सूट हो वो कहां पर इंस्टीट्यूट होगा, जहां पर सेक्शन 20 बताएगा। अब सपोज करिए सेक्शन 20 ने कह दिया कि साहब आप इस कोर्ट में और इस कोर्ट में अपने सूट को फाइल कर सकते हैं, ठीक है, ये कोर्ट नंबर 1, कोर्ट नंबर 2। सेक्शन 20 कहता है, बहुत ध्यान से समझना, सेक्शन 20 कहता है कि हर सूट या तो यहां पर फाइल होगा या फिर यहां पर फाइल होगा, या तो यहां पर फाइल होगा या यहां पर फाइल होगा। बट इससे पहले वो एक चीज लिखता है, वो कहता है कि साहब आप अपने सूट को यहां पर, एक मिनट बेटा, चलो छोड़ो, नहीं मिल रहा तो देखो, ये कहता है कि हर सूट 20 कह रहा है या तो यहां फाइल होगा या यहां फाइल होगा, क्लियर, या तो यहां फाइल होगा या यहां फाइल होगा। बट इससे पहले इसने एक लाइन लिख दी है, इससे पहले इसने एक लाइन लिख दी है कि साहब सब्जेक्ट टू द पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट टू द पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन,
मतलब फाइल करने से पहले आप उस कोर्ट की पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन देख लोगे। अब सपोज करो भाई आपको पता है कि साहब या तो आप यहाँ फाइल कर सकते हो या यहाँ फाइल कर सकते हो, बट आपको पहले पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन देख लेना है। मतलब मान लो सूट की वैल्यू है 1 लाख रुपए, तो आपको ये देख लेना है कि साहब ये कोर्ट 1 लाख रुपए तक के केस सुन पाएगा या ये कोर्ट 1 लाख रुपए तक के केस सुन पाएगा। अब आपने देखा कि साहब ये तो 5 लाख तक के सुन लेगा, बट ये कोर्ट 50,000 तक के ही सुन पाएगा। तो देखो 20 कह रहा है कि इन दोनों में से कहीं भी फाइल कर दो। 20 क्या कहता है? 20 कहता है कि इन दोनों में से कहीं भी फाइल कर दो, बट पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन इस कोर्ट को आउट कर देता है। तो हमारे पास अगर हम पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन भी साथ में देखते हुए चलेंगे तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास ये कोर्ट बच जाएगा जहां पर हम अपने सूट को फाइल कर सकते हैं। क्लियर? जहां पर हम अपने सूट को फाइल कर सकते हैं। देखो सारी बातें बिल्कुल भूल जाओ, केवल इतना बताओ कि ये केवल एक छोटी सी चीज आपको समझ में आई या नहीं आई? बताइए। एक बार और देख लो, है ना? प्रकाश देवाल को नहीं आया, एक बार और देख लो। देखो देखो सेक्शन 20 कह रहा है कि जितने भी सूट हैं, एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड, है ना? ये सेक्शन 20 कह रहा है कि सब हर सूट यहां यहां और यहां और यहां फाइल होगा, है ना? अब आप मान के चलिए ये कह रहा है कि साहब जितने भी सूट है ना वो कहां पर फाइल होंगे? वो इन 4 जगह में से कहीं भी फाइल आप कर सकते हो। सेक्शन 20 क्या बताता है? सेक्शन 20 आपको जुरिसडिक्शन बताता है कि साहब वो बताता है कि साहब इन 4 जगह जुरिसडिक्शन बन सकती है। इन 4 जगह जुरिसडिक्शन बन सकती है। वो 4 जगह कौन सी होंगी अभी मैं धीरे-धीरे करके आगे आऊंगा, है ना? बट आप स्टार्टिंग से समझते हुए चलिए। सेक्शन 20 कहता है कि हर सूट कहां फाइल होगा? इन 4 जगह फाइल हो सकता है। क्लियर? बट आपको फाइल करने से पहले सबका पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन का ख्याल रखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन क्या होता है? मनी से रिलेटेड। क्लियर? मैंने कहा हर कोर्ट सेम तरह के मैटर, मतलब हर कोर्ट सारे मैटर नहीं देख सकता। हम क्या, सपोज करो ये ऐसा कोर्ट है जो 5 लाख तक के मैटर देख पाएगा, सब ये मान लो 6 लाख तक के देख पाएगा, ये 1 ही लाख तक के देख पाएगा, ये 10 लाख तक के मैटर देख पाएगा। मान के चलते हैं ऐसा। अब आपका सूट है, आपने आपने देखा कि साहब सूट को कहां फाइल करना चाहिए? 20 कहता है कि हर सूट को इन चारों में फाइल करना चाहिए, इन 4 जगह फाइल करना चाहिए। इन 4, देखो धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। ठीक है? ये कहता है कि साहब सूट इन चारों जगह फाइल कर सकते हैं, 1, 2, 3 और 4, इन चारों जगह फाइल कर सकते हैं। आपका सूट है 9 लाख रुपए का, आपका सूट है 9 लाख रुपए का। क्लियर? तो 9 लाख रुपए से क्या होगा? ये सब कोर्ट क्या हो जाएंगे? ये सब जगह क्या हो जाएंगी? जुरिसडिक्शन इनसे बाहर चला जाएगा। क्लियर? आपके पास केवल एक ही कोर्ट बचेगा जिसमें आप अपने सूट को फाइल कर सकते हैं। ठीक है? ये बस मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं, समझाने के लिए। क्लियर? अब देखो असलियत में, और मैं अगर इसमें डिटेलिंग ऐड करूं, ठीक है, और डिटेलिंग अगर इसमें ऐड करूं तो देखो, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ जो बी ने ब्रीच कर दिया।
बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना इसको। बी ने इसका ब्रीच कर दिया, तो ए को सूट फाइल करना है बी के खिलाफ। ठीक है, ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ दिल्ली में। क्लियर, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ दिल्ली में, तो जहां पर ब्रीच होगा वहां पर मानेंगे कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है दिल्ली में। ठीक है, बी रिजाइड करता है कहां पर? बी रिजाइड करता है आगरा, बी का वर्क है जयपुर में, और बी बिजनेस कहीं नहीं करता। ठीक है, बिजनेस कहीं नहीं करता। क्लियर, बिजनेस कहीं नहीं करता। ठीक है, बस इतना आप याद रखना। ये एग्जाम्पल बस अपने माइंड में रखो कि ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया दिल्ली में, तो कॉज ऑफ एक्शन कहां अराइज हो गया? कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया दिल्ली। क्लियर, ए अब बी ने ब्रीच किया है, तो ए बी के खिलाफ सूट फाइल करना चाहता है। क्लियर, ए बी के खिलाफ सूट फाइल करना चाहता है, तो बी कौन हो जाएगा? डिफेंडेंट, और ए हो जाएगा प्लेंटिफ। ये एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखो। अब हम समझेंगे कि 20 कहता क्या है असल में। देखो, सेक्शन 20 कहता है कि कोई भी सूट होगा ना, मान लो ये जो सूट हमें फाइल करना है, कोई भी सूट होगा वो या तो वहां फाइल होगा जहां कॉज ऑफ एक्शन है, वहां फाइल होगा जहां पर डिफेंडेंट रिजाइड करता है, या वहां फाइल होगा जहां डिफेंडेंट वर्क करता है, या वहां फाइल होगा जहां डिफेंडेंट बिजनेस करता है। वो कहेगा कि इन चारों जगह में से किसी भी एक जगह आप सूट को फाइल कर सकते हो। क्लियर, इन चारों जगह में से किसी भी एक जगह आप सूट को फाइल कर सकते हो। ये कहता है क्या? सेक्शन 20। यानी कि सेक्शन 20 कहता है कि अच्छा, ये आपको सूट फाइल करना है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। ठीक है, मैं आपको जुरिस्डिक्शन बता देता हूं, आप दिल्ली जाके कर दो, या तो आगरा जाके कर दो, या फिर जयपुर जाके कर दो, क्योंकि भाई डिफेंडेंट बिजनेस तो कहीं करता नहीं है। तो इन तीन जगह में से किसी भी एक जगह ए सूट फाइल कर सकता है। बहुत ध्यान से समझना, कंसंट्रेशन से। ठीक है, बट हमें बहुत सारे पहले रेस्ट्रिक्शन देखने पड़ेंगे, सब्जेक्शन देखने पड़ेंगे। सेक्शन 20 से पहले एक लाइन लिखी हुई है, मतलब एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड से पहले एक लाइन लिखी हुई है कि साहब हमें क्या करना है? सब्जेक्ट टू द पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, सब्जेक्ट टू द पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। अब देखो, अब हमें पता पड़ गया कि साहब दिल्ली में हम सूट फाइल कर सकते हैं, आगरा में सूट फाइल कर सकते हैं, जयपुर में सूट फाइल कर सकते हैं। अब देखो, हम दिल्ली गए तो दिल्ली में बहुत सारे कोर्ट थे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था, एडीजे वाला कोर्ट था, सीजेएम वाला कोर्ट था, सिविल जज का कोर्ट था। यहां भी ऐसी थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सीजेएम, सिविल जज। यहां भी क्या था? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एडीजे, सीजेएम, सिविल जज। भाई मैं दिल्ली गया, मैंने देखा यहाँ तो 5-6 कोर्ट है। मैं आगरा गया, मैंने कहा यहाँ तो 5-6 कोर्ट है। सेक्शन 20 ने तो केवल जगह बताई है, कोर्ट नहीं बताया। क्लियर, मैं कहा गया? मैं जयपुर गया, वहां देखा वहां तो 4 कोर्ट है, किसमें फाइल करूं? ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या देखना है? उसके लिए पहले पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन देखनी पड़ेगी। ये कह रहा है कि सेक्शन 20 में सूट फाइल करने से पहले आपको पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन भी देखनी पड़ेगी। तो आपको पता पड़ गया कि साहब आपको दिल्ली में सिविल जज में फाइल करना है, हर कोर्ट में फाइल नहीं कर पाओगे। क्लियर, तो आपकी जुरिस्डिक्शन क्या बनेगी? दोनों कि साहब हाँ, आप दिल्ली फाइल कर सकते हो, दिल्ली में भी सिविल जज के यहाँ। आप आगरा फाइल कर सकते हो, आगरा में भी सिविल जज के यहाँ। आप जयपुर फाइल कर सकते हो, जयपुर में भी सिविल जज के यहाँ। क्लियर, तो क्या लिख दिया? सब्जेक्ट टू द पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, subject to the pecuniary jurisdiction, every suit shall be instituted where the cause of action arises, where the defendant resides, where the defendant works for gain, where the defendant carry on his business. क्लियर, तो सेक्शन 20 जगह बताएगा, पिक्यूनरी उस जगह में कोर्ट का दर्जा बताएगा कि किस कोर्ट में आप सूट को फाइल करोगे। अब बताओ, क्लियर हुआ? ऑब्वियसली
पिक्यूनरी पूरा पढ़ाया आपको मैंने डिटेल में, है ना? तो पिक्यूनरी तो निकालना आप जानते होगे। नहीं अभी बता रहा हूँ, रुक जाओ। देखो धीरे-धीरे समझ पाते हैं चीज़ को, एक बार में समझ नहीं पाते। बस मुझे ये बताया करो कि ये स्लाइड क्लियर है, इसका मतलब 20% चीज़ आपको समझ में आ गई। अब आगे चलेंगे, दूसरी स्लाइड में वो 20-40 बन जाएगी, अगली स्लाइड में वो 40-70% बन जाएगी, उससे अगली स्लाइड में वो 70-80% बन जाएगी और 80% ही समझना होता है, 100% तो आज तक मुझे नहीं आया समझ में। 100% तो जिसने सीपीसी लिखा होगा उसे भी नहीं आता होगा। तो किसी भी चीज़ में परफेक्शन तो नहीं आ सकता, मतलब 10 टू परफेक्शन आ सकता है, मतलब आप परफेक्शन के करीब पहुँच सकते हैं। आप परफेक्शन के केवल करीब पहुँच सकते हैं, परफेक्ट नहीं हो सकते। है ना? क्योंकि जब आप परफेक्ट अपने आप को समझने लगोगे, आपके अंदर सीखने की जो चाहत है वो खत्म हो जाएगी और जिस व्यक्ति के अंदर सीखने की चाहत खत्म, वो व्यक्ति एकेडमिकली वहीं खत्म हो जाता है। क्लियर? उसकी एकेडमिकली डेथ हो जाती है। तो इसीलिए सूट का वैल्यू, सूट का। चलिए, अब देखो ये समझ में आ गया। ऐसे ही अब देखो ऐसे ही जैसे पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन को हमें देखना पड़ेगा कि साहब वो खराब नहीं होना चाहिए, ऐसे ही बाकी की टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन को भी हमें देखना पड़ेगा, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन को। जैसे सेक्शन 16 को हमें देखना पड़ेगा। मान लो सूट है, ये कह रहा है कि हर सूट यहाँ फाइल होगा, ये कह रहा है हर सूट यहाँ फाइल होगा, ठीक है? बट अगर 16 में वो फंस गया, 16 में वो फंस गया तो यार पहुंच ही नहीं पाएगा। 16 कहेगा अच्छा रिकवरी करानी है इमूवेबल प्रॉपर्टी की, तो यहां तक आप नहीं पहुंच पाओगे। कहां सूट फाइल करोगे? इन वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड। और मैं एक तरीका बता दूं, 20 लास्ट में क्यों आता है? 20 से पहले आपको 15, 16, 17, 18, 19 के पड़ाव पार करने होते हैं, ठीक है? 20 एंड में क्यों आता है? ये कहता है कि सारे सूट कहां फाइल कर दो? कॉज ऑफ एक्शन वाली जगह, रेजिडेंस वाली जगह, वर्क वाली जगह, बिजनेस वाली जगह, सारे सूट यहाँ इनमें से किसी भी जगह फाइल कर दो, ठीक है? बट यहां तक पहुंचोगे कैसे? हर सूट नहीं पहुंच पाएगा। देखो यहां से सूट चला, बहुत से सूट यहां अटक जाएंगे, बहुत से 16 में अटक गए। 16 वाले सूट कहां पे आ गए? जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या थी? सिचुएटेड थी। जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या थी? सिचुएटेड थी, ठीक है? फिर बहुत से 19 में फंस गए। 19 वालों को कहां भेज दिया? जहां पर रेजिडेंस है डिफेंडेंट का, वर्क करता है या बिजनेस करता है, वहां भेज दिया। मान लो कोई ऐसा सूट है जो इसमें ना तो इसकी कैटेगरी में फॉल कर रहा, ना इसकी कैटेगरी में फॉल कर रहा। क्लियर? ना तो इसकी कैटेगरी में फॉल कर रहा, ना इसकी कैटेगरी में फॉल कर रहा, तो वो सीधा निकलता जाएगा, सीधा निकलता जाएगा और रेजिडुअरी क्लॉज में आ जाएगा, ठीक है? रेजिडुअरी क्लॉज में आ जाएगा। तो फिर यहां पर आप क्या करोगे? यहां पर आप सीधे ये देखोगे कि साहब कॉज ऑफ एक्शन कहां अराइज हुआ है, वहां फाइल कर दें, या जहां पर डिफेंडेंट रहता हो या वर्क करता हो या बिजनेस करता हो, इन 4 जगह में से किसी एक जगह आप अपने सूट को फाइल कर सकते हैं। बट यहां भी आपको पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन को क्या रखना पड़ेगा? अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। हाँ, वो सारी लिमिटेशंस आ जाएंगी, मैं वही बता रहा हूँ। वो लिमिट अंकिता गुप्ता, वो सारी लिमिटेशंस ही हैं। 16, 17, 18, 19, 15, ये सब क्या है? दीज ऑल आर लिमिटेशंस अफॉरसेड, जो ऊपर दी गई लिमिटेशंस हैं। जैसे 2 लाख का केस, 2 लाख का केस 1 लाख वाला कोर्ट नहीं करेगा, ये लिमिटेशन है। 1 करोड़ वाला केस 50 लाख वाला कोर्ट नहीं करेगा। दीज आर द लिमिटेशंस। क्लियर? दीज आर द लिमिटेशंस। क्लियर? क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ?
पिक्यूनरी का स्कोप एक्सटेंड थोड़ी करा है उसने, उसने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का एक्सटेंड किया है। देखो पिक्यूनरी तो हर सूट में पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन तो हर सूट में देखना ही पड़ेगा, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन तो हर सूट में आपको देखना ही पड़ेगा। 20 आपको टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन बता रहा है ना। मान लो आप आपको टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन देखना है तो आप 16 में देखोगे, नहीं मिल पा रहा है क्योंकि 16 केवल वो 6-7 तरह के सूट और केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट के बारे में ही बताता है। ठीक है, फिर आपको टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ढूंढना है तो 19 चले जाओगे, 19 भी नहीं बता पा रहा मान लो, तो बचे हुए सूट जो 19 और 16 में फॉल ना कर पाए वो सारे सूट्स 20 में फॉल कर जाते हैं, और 20 कहता है कि साहब इन 4 जगह चले जाओ जाओ। यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर आपका जुरिस्डिक्शन होगा। बेटा एक तो नहीं, अभी बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा, है ना, बस आपको क्या है कि सबर करने की आवश्यकता है। हाँ मतलब आपको अगर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में 16 में नहीं मिल रहा, 19 में नहीं मिल पा रहा, तो आप आराम से 20 में आके टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन अपना तय कर सकते हैं कि मैं कहां कहां पर सूट को फाइल कर सकता हूं। क्लियर। चलो एक बार स्टार्टिंग की लाइन मैं आपको बेरेक से पढ़ा देता हूं अब। अफोरसेट मींस ऊपर जितने भी लिमिटेशंस हम पढ़ के आ रहे हैं। हाँ लास्ट ऑप्शन सेक्शन 20। अब देखो, अब देखो ये कह रहा है सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस अफोरसेड एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन अ कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन। अब देखो ये 3 जगह दी हुई है, 3 जगह दी हुई है। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल होना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए अपने दिमाग को थोड़ा पूरे कंसंट्रेशन के साथ बोर्ड पर लगाना, थोड़ा दिमाग खोल के बैठना। ठीक है, अब देखो देखो ए तो इसका सरल है, ए सरल है। ए क्या कहता है, ए क्या बोलता है, देखो सेक्शन 20 ये कहता है कि साहब जितने भी सूट हैं वो कहां पर फाइल होंगे। ठीक है, मतलब जो सूट 16 में फाइल नहीं हो पा रहे, 19 में फाइल नहीं हो पा रहे, क्लियर, अगर उनका टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन आपको देखना है ना, तो आप सीधे 20 में चले जाओ। 20 कहता है कि हर सूट जो 16 और 19 में फाइल नहीं होगा, हर सूट जो 16-19 में फाइल नहीं होगा उसे आप कहां कहां फाइल कर सकते हो, उसे आप देखो ए कहता है कि जहां पर डिफेंडेंट रिजाइड करता हो एक्चुअली एंड वॉलेंटरीली रिजाइड्स, एक्चुअली एंड वॉलेंटरीली रिजाइड्स। ठीक है, बी कहता है कि जहां पर डिफेंडेंट क्या करता हो, वर्क फॉर गेन करता हो, वर्क फॉर गेन। और सी कहता है, सॉरी ए ही कहता है ना, ए कहता है कि कहां 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 फाइल करोगे, आप डिफेंडेंट के रेजिडेंस पे फाइल कर दो, या फिर डिफेंडेंट जहां काम करता है वहां फाइल कर दो, या फिर डिफेंडेंट जहां पर क्या करता है, बिजनेस करता हो, डिफेंडेंट जहां पर क्या करता हो, बिजनेस करता हो, कैरी ऑन बिजनेस। क्लियर। अब देखो सिंपल, सेक्शन 20 का एक क्लॉज क्या कह रहा है, सेक्शन 20 का एक क्लॉज कह रहा है कि कोई भी सूट होगा, कोई भी सूट होगा, उस सूट को आप कहां पर फाइल कर सकते हो, किस जगह पर फाइल कर सकते हो, उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन क्या होगी। ठीक है, उसकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होगी जहां पर डिफेंडेंट रिजाइड करता हो, जहां पर डिफेंडेंट वर्क करता हो, और जहां पर डिफेंडेंट बिजनेस करता हो, जहां पर डिपेंडेंट बिजनेस करता हो। ठीक है, अब सपोज करो, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, बहुत ध्यान से बताना, बहुत ध्यान से बताना।
पहले अच्छी तरह से देख लो कि ए क्लॉज क्या कह रहा है। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट इज 20 क्लॉज ए, 20 क्लॉज ए। कोई 20 क्लॉज ए के हिसाब से अगर आपसे पूछेगा कि केस को कहाँ फाइल करना जो है करा जाना है, तो केवल 3 जगह आप बता पाओगे, जहां डिफेंडेंट रहता हो, जहां डिफेंडेंट वर्क करता हो, या फिर जहां डिफेंडेंट बिजनेस करता हो। ये समझ में आ रही है बात आपको? बताइए, ये आपको बात समझ में आ रही है कि अगर कोई पूछे कि साहब सेक्शन 20 सूट को कहां पर फाइल करने की बोल रहा है, और वो भी 20 का केवल क्लॉज ए, तो कहां पर? रेजिडेंस, वर्क और बिजनेस, किसके? डिफेंडेंट के। एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, ए के पास कॉज ऑफ एक्शन है, ठीक है, दिल्ली में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, ठीक है। बी रिजाइड करता है आगरा, ठीक है। बी वर्क करता है कहीं भी नहीं, और बिजनेस करता है कहीं भी नहीं। क्लियर? अब ए को बी के खिलाफ सूट फाइल करना है, ए को बी के खिलाफ सूट फाइल करना है। कहां पर फाइल होगा आप बता दीजिए, कहां कहां पर फाइल होगा? रुक जाओ। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 क्लॉज ए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 क्लॉज ए, बता दीजिए अब। देखो, आप में से 70% बच्चा बोल रहा है आगरा, और 30% बच्चा बोल रहा है आगरा और दिल्ली। देखो देखो, आप में से जो आंसर आया है, जो आंसर आया है, 70% बच्चा बोल रहा है आगरा ओनली, और 30% बच्चा बोल रहा है आगरा एंड और दिल्ली, ठीक है। तो जिन्होंने 70% वाले बच्चे सही है, ठीक है, करेक्ट आंसर। जो आगरा और दिल्ली बोल रहे हैं, दे आर इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट कैसे हैं? इनकरेक्ट कैसे हैं? मैंने आपको बताया था कि साहब, आपको आंसर निकालना है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 क्लॉज ए, 20 क्लॉज ए। क्लियर? बट देखो होता क्या है ना, ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड खराब होना, ठीक है, ये होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड खराब होना। वेरी गुड अंकिता गुप्ता, ठीक है, क्योंकि 20 ए में कॉज ऑफ एक्शन है ही नहीं, तो आप कॉज ऑफ एक्शन वाली जगह कैसे, 20 क्लॉज ए के हिसाब से कॉज ऑफ एक्शन वाली जगह कैसे चले जाओगे? ठीक है, तो अगर हम केवल ए क्लॉज की बात करें, मैं कह रहा हूं जुरिस्डिक्शन बताओ सेक्शन 20 क्लॉज ए के हिसाब से, तो केवल इन तीनों में से आपको जुरिस्डिक्शन निकालना पड़ेगा। कॉज ऑफ एक्शन वाला जुरिस्डिक्शन नहीं बन पाएगा अगर आप केवल 20 क्लॉज ए की बात करेंगे। तो देखो, ये तो कुछ है नहीं, ये कुछ है नहीं, तो जुरिस्डिक्शन क्या हो जाएगी? ओनली आगरा। क्लियर? अब बताओ, ये समझ में आया? इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, और नहीं है तो डेवलप करना पड़ेगा कंसंट्रेशन ज्यादा रख के। बताओ, जो आगरा और दिल्ली कह रहे थे, जो आगरा और दिल्ली कह रहे थे, उनकी समझ में आ गया क्यों ओनली आगरा होगा?
चलो एक और एग्जांपल देता हूं। देखो, A has a cause of action against B at Delhi and plaintiff resides at Agra, work at Aligarh and business at गुड़गांव। ठीक है, अब ए बी के खिलाफ सूट फाइल करना चाहता है। कहां पर फाइल कर सकता है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20A। बताओ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20A केवल 20A के हिसाब से बताना है। वेरी गुड। अंकिता गुप्ता, कृष्णा परिहार, वत्सल, अमर, जयंती मिश्रा, अमर, प्रत्युष, वेरी गुड। कुछ लोग इसमें गलत बता रहे हैं। अब जो गलत बता रहे हैं उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो, अब भी नहीं सचेत हुआ, प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं जगा पा रहे अपना। अनन्या शुक्ला अब भी कह रही है आगरा अलीगढ़ गुड़गांव होगा। वेरी गुड। तो आपको ना ये चीज देखो, साक्षी श्रीवास्तव कह रही है आगरा अलीगढ़ गुड़गांव होगा, वैशाली कह रही है आगरा अलीगढ़ गुड़गांव होगा, डेविड पुरी कह रहे हैं आगरा अलीगढ़ गुड़गांव होगा, डॉट 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 डॉट, बहुत सारे डॉट बनाते हैं डेविड पुरी ताकि रीड मोर में चला जाए। डिफेंडेंट, वेरी गुड। कहां पे फाइल करेगा? नोवेयर। ऑप्शन में से कहीं भी फाइल नहीं हो पाएगा, ऑप्शन में से कहीं भी फाइल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब प्लेंटिफ का दिया हुआ है और सेक्शन 20A कहता है कि साहब आपको डिफेंडेंट के रेजिडेंस पे या वर्क पे या बिजनेस पे फाइल करना है। समझ गए? नहीं तो ऐसी तो मिस हो जाता है, छोटी छोटी चीजें मिस हो जाती हैं एग्जाम में। आप तो लिखाओगे, ऑल ऑफ दी अबव लगा के आ जाओगे आंसर। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना है। ये चीजें तभी आपके दिमाग में आ पाएंगी जब आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा। कंसंट्रेशन लेवल कैसे बढ़ेगा? शांत बैठ के, दिमाग को शांत रख के। क्लियर? चलो, अब देखो, अब आपकी समझ में आ गया कि अगर हम केवल 20A की बात करें, अगर हम 20A की बात करें, सेक्शन 20A की, तो सेक्शन 20 का ए क्लॉज कहता है कि सूट कहां पर फाइल हो सकता है? सूट तीन जगह फाइल हो सकता है। डिफेंडेंट जहां पर रहता हो, डिफेंडेंट जहां पर वर्क करता हो, या डिफेंडेंट जहां पर बिजनेस करता हो। क्लियर? इन तीन जगह क्या हो सकता है? सूट फाइल हो सकता है। ठीक। अब मान के चलो कि अगर कोई ऐसा सरकमस्टेंसेस आ जाए, कोई ऐसा केस आ जाए जहां पर मोर देन वन डिफेंडेंट, मोर देन वन डिफेंडेंट, मोर देन वन डिफेंडेंट। अब देखो, यहां पे मतलब क्या है? एक है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है दो। क्लियर? ये भी डिफेंडेंट है, ये भी डिफेंडेंट है,
और ए इन दोनों के खिलाफ सूट फाइल करना चाहता है। ए इन दोनों के खिलाफ सूट फाइल करना चाहता है। अब जब दो डिफेंडेंट होते हैं तो आपको पता है कि एक केस में हम दोनों का क्या कर सकते हैं, जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट कर सकते हैं। अगर हम ऑर्डर 1 रूल 3 की बात करें, ऑर्डर 1 रूल 3 की बात करें, तो हम डिफेंडेंट को ज्वाइन कर सकते हैं एक ही केस में। मतलब मैं एक सूट फाइल करूंगा, बहुत सारे डिफेंडेंट को उसी में क्या कर दूंगा, शामिल कर दूंगा, उनका ज्वाइंडर कर दूंगा। क्लियर? पर अब सूट फाइल कहां होगा? देखो डिफेंडेंट मैं बताता हूं आपको, डिफेंडेंट रहता है दिल्ली में, वर्क करता है नोएडा, क्लियर, और बिजनेस करता है गोवा में। क्लियर? ये रहता है दिल्ली, वर्क भी उसके साथ करता है नोएडा, ठीक है, बट बिजनेस जो है ये बिजनेस करता है पुणे में। क्लियर? अब देखो मल्टीपल डिफेंडेंट्स में क्या मोर, जब एक से ज्यादा डिफेंडेंट हो, जब एक से ज्यादा डिफेंडेंट हो तो आपका सूट कहां पर फाइल होगा? आपका सूट कहां पर फाइल होगा? हम देखेंगे कॉमन जुरिस्डिक्शन, कि कोई कॉमन जुरिस्डिक्शन है जहां पर दोनों लोग रहते हो, या दोनों वर्क करते हो, या दोनों बिजनेस करते हो। तो हमने देखा कि साहब हाँ, दिल्ली कॉमन है और नोएडा कॉमन है, ये कॉमन नहीं है, ठीक है, ये कॉमन नहीं है। तो हमारा जुरिस्डिक्शन क्या होगा 20 के हिसाब से? हम इस केस में कहां पर सूट फाइल कर पाएंगे? दिल्ली में फाइल कर पाएंगे या फिर नोएडा में फाइल कर पाएंगे? दिल्ली में फाइल कर पाएंगे या फिर नोएडा में फाइल कर पाएंगे? तो जब एक से ज्यादा डिफेंडेंट होंगे तो क्या होगा, हमें क्या देखना है, कॉमन डिफेंडेंट। क्योंकि जब हम क्लॉज में अभी आपको पढ़ाऊंगा ना, बेयर एक्ट से क्लॉज, तो वहां पर लिखा है वेयर द ईच ऑफ द डिफेंडेंट रिजाइड्स, ठीक है, ईच ऑफ द डिफेंडेंट रिजाइड। ईच ऑफ द डिफेंडेंट का मतलब हो गया कि दोनों डिफेंडेंट कहां हो, सारे डिफेंडेंट एक ही जगह हो। इधर नहीं लिखा, इधर का तो मतलब ये होता है कि कोई एक डिफेंडेंट भी वहां पर मौजूद है तो वहां फाइल कर दो, नहीं, ईच ऑफ द डिफेंडेंट, ईच। तो देखो दोनों आपको कहां मिल जाएंगे, दिल्ली में दोनों मिल जाएंगे और नोएडा में दोनों मिल जाएंगे। क्लियर? तो जब मोर देन वन डिफेंडेंट होते हैं, मोर देन वन डिफेंडेंट होते हैं, तो हम क्या देखते हैं, तो हम देखते हैं कॉमन जुरिस्डिक्शन। कॉमन जुरिस्डिक्शन निकल के आ गई दिल्ली और नोएडा, इन दोनों जगह आप सूट को फाइल कर सकते हो। एक एग्जांपल और बता रहा हूं, एक ये उतार लो, पहले ये उतार लो, एग्जांपल उतार लो। वही आगे आगे भागना है ईशागर का। अभी आएगा, अभी आएगा, कॉमन वाला नहीं होगा, कुछ कॉमन नहीं होगा तो भी आएगा अभी, है ना, पर वो धीरे धीरे आएगा ना। एकदम से मैं एक चीज में तीन चीज कैसे बता सकता हूँ, है ना। तो वेट करो ईशा गर्ग, सब्र का फल मीठा होगा, है ना। नंदन कुमार, आपको भी सब्र नहीं है मुझे लगता है, तो आप सब्र करिए, कड़वा फल मत खाइए, मीठा फल खाइएगा। क्लियर? पहले ये उतारो, प्रेजेंट में जीना सीखो, ठीक है, प्रेजेंट में जीना सीखो। क्या होगा ये सोच के परेशान होने से अच्छा है कि क्या है उसे सोचकर खुश हुआ जाए, कि वाह यार सर ने एक कॉन्सेप्ट बता दिया। चार कॉन्सेप्ट अभी बचे हुए हैं, उन्हें सोच के दुखी मत हो, वो धीरे धीरे अपने टाइम से हो जाएंगे। एक अलग ही निकल के आया, अभिषेक सिंह कह रहे हैं बीच में, लॉ के बीच में पूछ रहे हैं हिस्ट्री कहां से पढ़ूं। आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात जो करता है ना, वो बहुत अच्छा बच्चा होता है, ठीक है। अच्छा इसलिए होता है क्योंकि बहुत इनोसेंट होता है, और या फिर बेवकूफ होता है। अब बेवकूफ तो आप होगे नहीं, तो इनोसेंट ही होगे, है ना। जो मेरे इतने मना करने पर भी जो आउट ऑफ द बॉक्स आप जो है बातें लिखते हो, क्योंकि बेवकूफ तो मैं किसी को मान के चलता नहीं हूँ, तो मैं आपको इनोसेंट ही मानूंगा।
है ना। तो मैं फिर आपको दोबारा बता दे रहा हूँ कि हिस्ट्री आपको ल्यूसेंट या घटना चक्र से आप कर सकते हैं। हाँ, वचनवीर। डिफेंडेंट के रेजिडेंस वर्क या बिजनेस पे होगा। बेटा जब जो चीज चल रही होती है ना, लॉ चल रहा है, तो पूरा कंसंट्रेशन लॉ पे होना चाहिए। क्लियर, पूरा कंसंट्रेशन लॉ पे होना चाहिए, वरना कहीं ना कुछ ना कुछ मिस हमेशा हो जाएगा। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि मोर देन वन डिफेंडेंट अगर होगा तो हम कॉमन जुरिस्डिक्शन ढूंढेंगे। ठीक है, कॉमन कॉमन जुरिस्डिक्शन ढूंढेंगे। क्लियर, अब देखो एक और मैं एग्जांपल देता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं। देखो ब्रेक अभी इसके बाद ब्रेक देते हैं ना, ब्रेक के लिए भी रुक जाओ। वैसे ही 4:18 पे शुरू हुआ है, तुम ब्रेक और मांग रहे हो बीच में, तो अभी थोड़ा सा वेट कर लो, अभी ब्रेक भी मिल जाएगा अभी। है ना, कॉन्सेप्ट को पहले समझ लो। देखो मान के चलो ये है प्लेंटिफ, ये सूट फाइल करना चाहता है बी पर और सी पर। ठीक है, दे बोथ आर डिफेंडेंट, दे बोथ आर डिफेंडेंट, दे बोथ आर डिफेंडेंट। ठीक, अब क्या है कि हम तो इसका जॉइंडर कर देंगे, एक ही सूट में हम फाइल करना चाहते हैं। ठीक है, अब हमें कहाँ फाइल करना है तो हम देखेंगे, भाई 16 में आ नहीं रहा, 19 में आ नहीं रहा, हम तो 20 के हिसाब से निकालेंगे कि 20 के हिसाब से 20 कहता है कि जहां पर डिफेंडेंट क्या करता हो, रिजाइड करता हो, या डिफेंडेंट वर्क करता हो, या बिजनेस करता हो, वहां पे फाइल कर दो। ऐसे ही इसका देख लेंगे जहां पे रिजाइड करता हो, वर्क करता हो, या बिजनेस करता हो। तो हमने देखा कि साहब ये वर्क करता है दिल्ली, रिजाइड करता है नोएडा, बिजनेस करता है कहीं भी नहीं। ठीक है, बिजनेस ये भी कहीं नहीं करता, रिजाइड करता है दिल्ली और वर्क करता है नोएडा। क्लियर, अगर ए इन दोनों के खिलाफ सूट फाइल करना चाहेगा तो हमें क्या देखनी पड़ेगी, कॉमन जुरिस्डिक्शन देखनी पड़ेगी, क्योंकि मोर देन वन डिफेंडेंट है। कॉमन जुरिस्डिक्शन, अब कॉमन जुरिस्डिक्शन कौन कौन सी होगी ये आप मुझे बता दीजिए। ध्यान से देख लेना, ध्यान से देख लेना। अब देखो, ये देखो, देखो इसे सीख लो, है ना, इसे 50-50% आप लोग बोल रहे हो। आधे लोग कह रहे हैं दिल्ली नोएडा, आधे लोग कह रहे हैं कहीं नहीं, बट ये कंफ्यूजन क्या है मैं बताता हूँ आपको। अब देखो यहाँ पर ये वर्क दिल्ली में करता है, ये रहता दिल्ली में, यहाँ पर ये रहता नोएडा में, ये वर्क नोएडा में करता है। तो देखो इससे, अब मैं आपसे पूछूं कि बी कहाँ कहाँ मिल जाएगा। ध्यान से देखना, समझना इस चीज को। मैं आपसे पूछूं कि साहब बी कहाँ कहाँ मिल जाएगा, आप कहोगे साहब बी मिल जाएगा, बी मिल जाएगा दिल्ली और नोएडा में, बी मिल जाएगा दिल्ली और नोएडा में। मैं पूछूं आपसे सी कहाँ मिल जाएगा, आप बोलोगे सी मिल जाएगा दिल्ली और नोएडा में। क्लियर, तो यहां हम केवल ये देखेंगे कि वो कहाँ आदमी मिल जाएगा, इन तीनों में से कहाँ आदमी मिल जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि रेजिडेंस पे रेजिडेंस जो है फॉल करे या कॉमन हो।
वर्क के साथ वर्क कॉमन हो जरूरी नहीं है, जगह कॉमन होनी चाहिए दोनों की। अब मान के चलो कोई एक जगह कॉमन होती, क्लियर, मान के चलो, देखो कोई एक जगह कॉमन होती, ये वर्क करता कहां पे, आगरा, ये करता दिल्ली, और ये करता सपोज करो जयपुर, क्लियर, और ये रहता जयपुर में, वर्क करता गोवा, बिजनेस है पुणे। तो देखो ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। अब देखो बी जयपुर में मिलेगा, आ और सी जयपुर में मिलेगा, केवल हम ये देखेंगे कि दोनों मिलेगा कहां, अगर मिलने वाली कॉमन होगी जुरिस्डिक्शन, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि ये तो यहाँ बिजनेस करता है, ये तो यहाँ रहता है, नहीं, ठीक है, इस चीज को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे तीनों में से कोई भी किसी भी जगह के साथ कॉमन होगी, ठीक है, किसी भी चीज के साथ कोई भी जुरिस्डिक्शन कॉमन बैठेगी, चाहे इसकी रेजिडेंस हो, इसकी वर्क हो, इसकी रेजिडेंस हो, इसकी वर्क हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कॉमन जुरिस्डिक्शन इस केस में क्या हो जाएगा, कॉमन जुरिस्डिक्शन इस केस में हो जाएगा जयपुर ओनली, ठीक है, कॉमन जुरिस्डिक्शन इस केस में क्या हो जाएगा, कॉमन जुरिस्डिक्शन इस केस में हो जाएगा जयपुर ओनली, क्लियर, इस केस में हो जाएगा जयपुर ओनली। एक भी कॉमन ना हो तो आगे आएगा ना, ऋचा अदाना, है ना, भागो मत कुछ भी, जब मैं कह दूं ना कि खत्म अब कंप्लीट, उसके बाद कुछ ना कुछ रह जाए तो, समझ गए, मैंने पहले भी बताया कि एक एक करके ही तो हम आगे बढ़ेंगे, एक चीज में सारी चीजें कैसे समझ में आ जाएंगी, जब जब इतनी बार में एक चीज आपकी समझ में नहीं आ रही, इतनी इतनी बार बोलने पर एक चीज ही समझ में नहीं आ रही, तो मैं एक चीज में सारी चीजें समझा दूं आपको, उल्टा कैसे हो जाएगा। पहले वाले केस में दिल्ली और नोएडा होगी, दिल्ली और नोएडा होगा इससे पहले वाले केस में, ठीक है, इससे पहले वाले केस में दिल्ली नोएडा होगा, इस केस में जयपुर होगा। तो हम कॉमन देखेंगे, ये नहीं देखेंगे कि वर्क पे वर्क जो है सेम होना चाहिए, दोनों का रेजिडेंस सेम होना चाहिए, नहीं, इसका वर्क उसका रेजिडेंस अगर सेम है तो ये कॉमन जुरिस्डिक्शन माना जाएगा। यहां तक क्लियर आपको, बताइए, यहां तक क्लियर आपको, बस प्लेस कॉमन निकालना है, प्लेस कॉमन, ये लो अब बना लो, ठीक है। तो मोर देन वन डिफेंडेंट अगर है और सारे डिफेंडेंट के लिए सूट फाइल करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉमन जुरिस्डिक्शन वाली प्लेस देखनी पड़ेगी, हाँ, डिफेंडेंट जहां अवेलेबल होगा। हाँ, सीपीसी में डिफेंडेंट की इंपॉर्टेंट है, हाँ, अनामिका सिंह, दिल्ली और नोएडा पहले वाले में दिल्ली नोएडा होगा, क्लियर हो गया आप, ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे भी ऐसे ही क्लियर होता रहेगा बस, ठीक है। ब्रेक ब्रेक ले लो, पहले ब्रेक ले लो, है ना, 2-3 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, और जो सबसे फेमस मतलब सबसे फेवरेट क्वेश्चन आज की क्लास का जो सबका बना हुआ है कि कॉमन जुरिस्डिक्शन अगर होगी ही नहीं तो क्या होगा, है ना, कॉमन जुरिस्डिक्शन अगर होगी ही नहीं तो क्या होगा, तो हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये मैं बताऊंगा ब्रेक के बाद। क्लियर, चलिए, so लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 2-3 मिनट्स। वेरी गुड आशीष गौतम, तो हम जाएंगे 20 के क्लॉज बी में, यहां तक आपका चल रहा था क्लॉज ए, वेरी गुड आशीष गौतम, चलिए, नहीं रितेश कुमार, कॉज ऑफ एक्शन तो तीसरा आएगा, अभी तो एक और चीज बीच में फंस रही है, बी क्लॉज बीच में फंस रहा है, उसे पहले पढ़ना है, फिर कॉज ऑफ एक्शन वाला पढ़ेंगे, समझ गए। चलो, तो 2-3 मिनट वेट करो, ब्रेक ले लो, उसके बाद वी विल स्टार्ट क्लॉज बी।
जी। अब बताइए। आशीष गौतम कह रहे हैं सर ये बच्चे बेयर एक्ट नहीं रखते सामने, आधी चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएं। बिल्कुल सही बात है। अगर डिगलॉट पे बहुत पैनी नजर बोर्ड पे और बेयर एक्ट पे होगी तो कुछ छूटेगा ही नहीं कभी। क्लियर। बट चक्कर क्या है ना, जिसे जब जरूरत महसूस होगी ना वो उतनी मेहनत तभी करेगा, है ना। कोई मतलब यहाँ तो फिर भी बहुत अच्छे बच्चे हैं, है ना। लगभग मेजोरिटी जो है स्टूडेंट्स की वो सब पढ़ने वाली है। ठीक है, मेजोरिटी स्टूडेंट पढ़ने वाली है और मतलब सीरियसली पढ़ती है। बट जब तक पेपर सर पर नहीं होता ना, जब तक बच्चा उतनी मेहनत उतना कंसंट्रेशन से बैठना नहीं चाहता। और यही गलत है। आजकल आजकल तो आप ये मान के चलिए कि कंपटीशन इतना सरल नहीं रहा है। कंपटीशन के लिए आपको अपना जी जान जो है लगानी पड़ेगी, तब जाके आपका निकलेगा। और ऐसा भी नहीं है कि केवल पढ़ने पढ़ने से हो जाएगा। जज बनना है तो जज जैसा व्यक्तित्व होना चाहिए। ठीक है, तभी आप जज बनोगे। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी जज जैसी होनी चाहिए। आपका बात करने का लहज़ा, है ना, उठने का, बैठ मतलब सारी चीज़ें आप करो ना, बिल्कुल ऐसा लगना चाहिए कि यार ये अधिकारी आदमी है। जब तक ये पर्सनैलिटी आपके अंदर डेवलप नहीं होगी ना, पढ़ाई से कुछ नहीं कर पाओगे फिर। पढ़ाई के साथ-साथ ये वैल्यूज़ भी अपने अंदर आपको डालनी पड़ेंगी। ठीक है? उठते-बैठते आपको एक ही सी चीज़ सोचनी पड़ेगी। ठीक है? कि वो जज वाली फीलिंग आपको पहले से लेनी पड़ेगी कि नहीं यार मैं हूँ। मैं कैसे किसी से बदतमीज़ी कर सकता हूँ? नहीं, मैं आई एम द ऑफिसर, मैं अधिकारी हूँ। तो आपको ऐसा व्यक्तित्व अपना बनाना पड़ेगा। ठीक है? तभी क्लियर होगा। आप सोचोगे केवल पढ़ पढ़ के मेरे क्लास के बहुत सारे टॉपर बच्चे आज 6-7 साल हो गई, आज तक निकला नहीं है पेपर। टॉपर बच्चे जिनसे आप पूछ लेना, सब रटा हुआ है, पर निकल नहीं रहा है पेपर। तो आप भूल जाना केवल पढ़ाई से निकलेगा। बिल्कुल भूल जाना। क्लियर? आपको क्लास लेने की आवश्यकता नहीं है ना? ईमानदारी से पढ़ाई भी कर लोगे ना, तो किताबें इंसान को हम्बल बना देती हैं। किताबें, ज्ञान ज्ञान इंसान को हम्बल बना देगा। ठीक है? आपके अंदर देखो जब तक आधा ज्ञान रहेगा ना, तब तक आपको लगेगा कि अरे यार मैं हूँ, मुझे सब आता है। और जैसे बोलते हैं ना कि अजगर गगरी झलकत जाए। आधा भरा हुआ घड़ा आवाज़ ज़्यादा करता है ना? और फिर घड़ा जब ज़्यादा भर जाता है, तो आवाज़ करना बंद कर देता है। समझ गए? तो इसीलिए अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाइए, कैसे? पढ़ाई में मन लगा के। ज्ञान हमेशा आपको क्या बना देगा? सरल बना देगा। खाली बर्तन बाजे घना और क्या। अच्छा, सूर्य प्रताप वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, अब हमने क्या करा। बिल्कुल इरम, हार्ड वर्क, अंडरस्टैंडिंग प्लस लक बिकेम जज। अच्छा ये लक बनेगा किससे? एक कहानी मैं सुनाता हूँ। मुझ पे बहुत बढ़िया-बढ़िया चीज़ें हैं बताने को, बट मैं आपकी क्लास में बताने से इसलिए थोड़ा बचता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना बीच में टोक देते हैं कि सर टाइम वेस्ट हो रहा है, आगे बढ़ो, पढ़ाओ। क्योंकि हमने जो है पढ़ाई के पैसे दिए, ज्ञान के पैसे नहीं दिए। तो पढ़ाओ और आप जो है टाइम वेस्ट मत करो, इसलिए मैं बचता हूँ आपकी क्लास में चीज़ें बताने से। ठीक है? पर बताऊँगा किसी दिन, अभी नहीं। अब देखो हमने 20 ए में क्या पढ़ा? ए में 20 ए में क्या पढ़ा? बस अब पहले पढ़ लो, आज टाइम नहीं बचा। अब बताऊँगा, टेंशन मत लो। अभी टाइम नहीं बचा बट बताऊँगा आपको। देखो, होता क्या है, वैसे भी जब तक मोस्टली बच्चों को रियलाइज़ नहीं हो जाता ना कि जज एक ऐसा एग्ज़ाम है, जो बिना पर्सनैलिटी के नहीं निकलेगा। ठीक है? तो बट ये मैं धीरे-धीरे आपको रियलाइज़ करा दूँगा, है ना? और वरना फिर 3-4 साल बाद आपको खुद रियलाइज़ हो जाएगा। इन बातों को मैं भूल नहीं सकता, ये मेरे रगों में बसी हुई हैं, है ना? तो आप बेफ़िक्र रहिए, भूलूँगा नहीं, मैं सब बताऊँगा आपको।
है ना, जब आप मेरे स्टूडेंट बने हैं तो सारी चीजें सिखाऊंगा, बेफिक्र रहिए, बट हर चीज का टाइम आएगा। देखो, सेक्शन 20 का ए हमने पढ़ा, सेक्शन 20 का हमने ए पढ़ा, ठीक है। ए क्या कहता है? ए कहता है कि डिफेंडेंट जहां रिजाइड करेगा वहां पर केस फाइल कर सकते हो, डिफेंडेंट जहां पर वर्क कर रहा होगा वहां पर कर सकते हो, डिफेंडेंट जहां पर बिजनेस कर रहा होगा वहां पर कर सकते हो। क्लियर? वहां पर कर सकते हो। फिर हमने देखा कि साहब ए ने ही हमें ये और बताया कि जहां पर एक से ज्यादा डिफेंडेंट होंगे, ठीक है, जहां पर मोर देन वन डिफेंडेंट होंगे, वहां पर हम क्या देखेंगे? कॉमन जुरिस्डिक्शन देखेंगे, कॉमन जुरिस्डिक्शन देखेंगे, ठीक है। और कॉमन जुरिस्डिक्शन किस किस में देखेंगे? रेजिडेंस में, वर्क में और बिजनेस में, ठीक है। तीनों के क्या निकाल लेंगे? रेजिडेंस, वर्क और बिजनेस का प्लेस निकाल लेंगे, उसमें से जो भी प्लेस कॉमन होंगी, उसमें से जो भी प्लेस कॉमन होंगी वो क्या बन जाएंगी? जुरिस्डिक्शन बन जाएंगी, ठीक है। तो हमने सेक्शन ए में पढ़ा कि साहब कहां पर फाइल करना है? डिफेंडेंट जहां रहता हो, वर्क करता हो या बिजनेस करता हो, और जब एक से ज्यादा डिफेंडेंट हो तो कॉमन जुरिस्डिक्शन निकाल के हम अपने सूट को फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अब मान के चलो जो आपका क्वेश्चन आ रहा था अभी आधे घंटे पहले, क्लियर। अब आप मान के चलिए कि ए, बी और सी के खिलाफ क्या करना चाहता है? ये दोनों कौन है? डिफेंडेंट, ठीक है। ए कौन है? प्लेंटिफ। अब ये दोनों के खिलाफ क्या करना चाहता है? सूट फाइल करना चाहता है, ठीक। हम क्या कराना चाहते हैं? जॉइंडर, एक ही सूट में इन दोनों को ज्वाइन कराना चाहते हैं। तो सूट फाइल कहां होगा? अगर हम सेक्शन 20 को देखें तो सूट फाइल कहां होगा साहब? जहां डिफेंडेंट रहता हो, वर्क करता हो या बिजनेस करता हो। इसका भी देखेंगे, जहां रहता हो, जहां वर्क करता हो, जहां बिजनेस करता हो। अगर दो डिफेंडेंट हैं तो हम कॉमन प्लेस देखेंगे, अगर दो डिफेंडेंट हैं तो हम कॉमन प्लेस देखेंगे, क्लियर। अब यहां हमने देखा कि साहब ये जो बी है ये रहता दिल्ली है, वर्क आगरा करता है, क्लियर, और बिजनेस जयपुर करता है। ये रहता गोवा है, वर्क पुणे करता है, क्लियर, और बिजनेस करता है मान लो हिमाचल में, ठीक है। ऐसे लिख लिया हमने एग्जाम्पल के लिए। तो हमने देखा कि साहब जब दो डिफेंडेंट है तो हम कॉमन प्लेस देखेंगे, कॉमन जुरिस्डिक्शन देखेंगे। क्या कोई जगह कॉमन है? क्या कोई जगह कॉमन है? बताइए, क्या कोई जगह कॉमन है? जब जगह कॉमन नहीं होती तो सेक्शन 20 का ए क्लॉज विल नॉट अप्लाई, 20 का ए क्लॉज विल नॉट अप्लाई, क्लियर। 20 का ए क्लॉज विल नॉट अप्लाई। तो फिर ऐसी जगह क्या अप्लाई होगा? ऐसी सिचुएशन में 20 का बी क्लॉज विल अप्लाई, 20 का बी क्लॉज विल अप्लाई, क्लियर। ऐसी चीजों में क्या लगेगा? ऐसी चीजों में बी लगेगा। ठीक है। अब देखो ऐसी जगह होगा क्या? ऐसी जगह होगा क्या कि प्लेंटिफ इन छयों में से, इन छयों में से, अब देखो या तो वो इन तीनों में से करेगा या इन तीनों में से करेगा, है ना। अब उसके पास 6 जगह है, अब उसके पास क्या है? अब उसके पास 6 जगह है। अब आप मान के चलिए कि ए ने फाइल कर दिया दिल्ली में, ए ने फाइल कर दिया दिल्ली में, तो देखो यहां पर दो रूल्स काम करेंगे। ए ने फाइल कर दिया दिल्ली में तो यहाँ पे दो रूल फाइल करेंगे, मैटर करेंगे कि साहब या तो वो क्या ले ले? लीव ऑफ द कोर्ट,
क्या ले ले? लीव ऑफ द कोर्ट। लीव ऑफ द कोर्ट का मतलब है कोर्ट से परमिशन ले ले कि साहब मैं डिफेंडेंट को ज्वाइन कराना चाहता हूं एक ही सूट में, है ना, बट कॉमन प्लेस नहीं मिल रही, तो क्या मैं दिल्ली में फाइल करा लूं? बी रहता है वहां पे और सी आ जाया करेगा। बी तो वहीं रहता है, मैं वहां फाइल कर देता हूं और सी आ जाएगा, क्योंकि जो है कॉमन प्लेस तो है नहीं जो मैं 20A में फाइल कर दूं। तो इसीलिए वो क्या पहले क्या लेगा? कोर्ट की परमिशन लेने का प्रयास करेगा। ठीक है, कोर्ट की परमिशन लेने का प्रयास करेगा, या फिर या फिर तब दिल्ली में फाइल कर सकता है व्हेन सी डिड नॉट रेज द ऑब्जेक्शन। डिड नॉट रेज द ऑब्जेक्शन। अब देखो, मान लो दिल्ली में प्लेंट फाइल कर दी, मान के चलिए दिल्ली में प्लेंट फाइल कर दी, क्लियर, तो समन तो जाएगा सी पर भी, सी पर भी समन जाएगा, और सी ने अपने रिटन स्टेटमेंट में कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया कि दिल्ली में क्यों कराए। क्लियर? तो अगर सी ऑब्जेक्शन रेज ना करे, अगर सी ऑब्जेक्शन रेज ना करे और उसमें लिख रहा है एक्विसीज्ड, उसमें क्या लिख रहा है? एक्विसीड द जुरिस्डिक्शन। ठीक है, एक्विसाइज द जुरिस्डिक्शन। एक्विसाइज का मतलब होता है कि अपना लेना, कि साहब ठीक है मैंने क्या कर लिया, मैंने एडमिट कर लिया कि साहब दिल्ली में ही मैं केस लड़ लूंगा। आपने दिल्ली में फाइल किया है, मैं ऑब्जेक्शन नहीं उठा रहा, मैं मान रहा हूं कि चलो ठीक है मैं राजी हूं, बिल्कुल सही वर्ड, राजी, एग्रीड, मैं एग्रीड हूं, जो भी जुरिस्डिक्शन आपने चुनी है मैं उसके लिए एग्रीड हूं, मैं केस कंटेस्ट करूंगा। क्लियर? तो साहब मान के चलो जहां पर कोई भी कॉमन जुरिस्डिक्शन नहीं होगी, जहां पर कोई भी कॉमन जुरिस्डिक्शन नहीं होगी, तो बेटा 1 मिनट रुको जरा। आप बोल सकती हो, आप इतना वो मत करो, दुखी मत हो, डांट से दुखी दुखी नहीं हुआ जाता, डांट तो एक आशीर्वाद होता है। ठीक है, हम तो अपने टीचरों से जाके डांट खा के बहुत खुश होते हैं, डांट से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। लीव ऑफ द कोर्ट का मतलब होता है, अब देखो मान मान लो कॉमन प्लेस तो है नहीं, ठीक है, कॉमन प्लेस तो है नहीं, अब मैं मान लो दिल्ली में फाइल करना चाहता हूं, तो मुझे या तो कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी तो दिल्ली में केस चल सकता है, या फिर मैंने दिल्ली में फाइल कर दिया और दूसरे व्यक्ति ने, सी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो मेरा केस दिल्ली में चल सकता है। तो इन दो तरीके से मैं दिल्ली में अपना केस या किसी भी एक जगह अपना केस चला सकता हूं। मतलब या तो मैं कोर्ट की ही डायरेक्ट परमिशन ले लूं, या फिर कोर्ट की मैं परमिशन नहीं अगर ले रहा, तो फिर जो अपोजिट पार्टी होगी, जो दूसरा वाला डिफेंडेंट होगा, अगर वो ऑब्जेक्शन रेज ना करे, तो हम क्या करेंगे, इन 6 में से किसी एक जगह अपने केस को फाइल कर सकते हैं। समझ गए? बी का तो जुरिस्डिक्शन है ही ना भाई, बी बी तो वहां रहता है, तो दिल्ली में तो करेंगे ही, तो बी को क्या आपत्ति होगी? बी का थोड़ी कुछ लगेगा उसमें। ठीक है, परमिशन डिनाई करेगा तो एक साथ नहीं कर पाएगा, अलग अलग करेगा।
अभिषेक श्रीवास्तव अलग-अलग करेगा सूट फाइल, एक सूट फाइल करेगा सी के खिलाफ गोवा में जाके, एक सूट फाइल करेगा बी के खिलाफ दिल्ली में। समझ गए अंकिता गुप्ता? तो बुरा फ़ील मत करिए आप, ये तो अच्छी बात है। अब ये कल्चर खत्म होता जा रहा है ना? टीचर का और ये डाँटने-वाटने का कल्चर खत्म होता जा रहा है अब। बट कभी-कभी मैं तो डाँट देता हूँ जब मुझे लगता है कि जो है अभी तुरंत सुधार देना चाहिए, है ना? क्योंकि सुधारने से आपका भला होगा, मेरा भला थोड़ी होगा। सी कहीं भी काम करे वहाँ बी एग्री हो जाएगा ना। मनीषा यादव, मुझे लग रहा है कि आप समझे नहीं, आपको अभी रिवाइज़ करने की आवश्यकता है। हाँ, परमिशन इसमें मिल जाती है बेटा। इतने सारे मैसेज एक संग भेज दिए, अब देखो सब निकल गए ना, ऊपर वाले सब निकल गए। प्रकाश देवाल, सारों से मत खाओ, मेरे से खा लो, क्या दिक्कत है? स्टोरी लायक टाइम है नहीं, अब जो है टाइम हो गया आपकी क्लास का। नहीं फाइनल ईयर वाले एलिजिबल नहीं है। चक्कर ये होता है देखो जो मतलब रखेगा, जो इमोशनली टच रहेगा अपने बच्चों से वो डाँटेगा भी। अगर मैं केवल ऐसे हो जाऊँ कि साहब मुझे पैसा मिल रहा है, मैं तो आऊँगा, पढ़ा के जाऊँगा, कोई कुछ भी कमेंट करे मुझे पता नहीं है, तो जो है मैं डाँटूँगा भी नहीं, है ना? जब मुझे कोई आपसे मतलब नहीं होगा तो डाँटूँगा भी नहीं, है ना? बट भाई मैं तो अगर कोई गलत तरीके से कोई गलत दिशा में जा रहा होगा तो मैं तो पूरा बिल्कुल सुधारूँगा आपको, क्योंकि मेरा ऐसा नहीं है केवल मैं केवल पैसे के लिए काम कर रहा हूँ, पैसे के लिए कर रहा होता तो मैं प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर ही और बढ़िया था। ठीक है? तो केवल पढ़ाई की मेरे मेरे लिए केवल पैसे की बात नहीं है पढ़ाना। मेरे लिए पढ़ाना चाहे आप कितना भी कल्चर बदल जाए, बट मेरे लिए कल्चर कभी बदलेगा नहीं। समझ गए? तो डाँट तो आपको कभी-कभी खानी पड़ेगी और जैसे डाँट पड़ गई समझ के चलना कि अ, मतलब कहीं न कहीं एक स्टेप वो ऊपर आ जाएगा 100%। कोई बात नहीं। देखो इस क्लॉज़ को वैसे भी आज मैंने एक ऊपर-ऊपर से आपको बी क्लॉज़ का स्ट्रक्चर बता दिया है और डिटेल में हम कल मल्टीपल एग्ज़ाम्पल के साथ बी क्लॉज़ को समझेंगे, आप बेफ़िक्र रहिए, है ना? अभी क्योंकि टाइम हो चुका है, तो बी क्लॉज़ को दोबारा नहीं समझ सकते। अभी केवल आप ए क्लॉज़ तक ही जो है मान के चलिए कि ए क्लॉज़ तक ही हमने समझाया है, वही आपने समझा है। अब बी क्लॉज़ मैं समझाऊँगा आपको दोबारा से कल, तब तक आप अच्छे से क्लास को रिवाइज़ कर लीजिएगा आज की क्लास को। सेक्शन 20 मैं स्टार्टिंग से कहता आया हूँ कि सेक्शन 20 बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप क्या करेंगे सेक्शन 20 को अच्छे से रिवाइज़ आपको करके चलना है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है। ठीक है? देखो मैं तो हाँ, और मैं ये बता रहा था आपको कि अ, मेरी बात ये माना करो कि आप अब जो क्लासेस चल रही हैं, इसे घर जाके क्लास नोट से ज़रूर रिवाइज़ किया करो। 1 बार, 2 बार, 3 बार रिवाइज़ किया करो, तो वाक़ई में आपका प्रेज़ेंस ऑफ माइंड अच्छा होगा, आपकी मेमोरी शार्प होगी, कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, चीज़ आपको अच्छी आएँगी। क्लियर? तो प्लीज़ रिवीज़न ज़रूर करा करिए, चाहे 10 मिनट में रिवाइज़ करो, चाहे 1 घंटे में रिवाइज़ करो, रिवीज़न ज़रूर करा करिए क्लास को करने के बाद, तो आपके सारे डाउट ऑटोमैटिकली सॉल्व हो जाएँगे। क्लियर? ठीक है, तो अभिषेक सिंह, शनि, आपका कोई भी डाउट है अभी मत पूछो, घर जाके रिवाइज़ करना, कल मैं बी क्लॉज़ दोबारा पढ़ाऊँगा। कोई बात नहीं, कोर्ट अगर अलाउ नहीं करेगा और तो जो है ठीक है, बी बी के लिए अलग सूट फाइल करेगा, सी के लिए अलग सूट फाइल करेगा। कल डाउट क्लास है। कल डाउट है तो कल तो वैसे भी डाउट सारे होंगे। ठीक है, किसी से भी रिवीज़न करो बट रिवीज़न करा करो।
आराधना, टाइम कैसे मैनेज करें बेटा? इसके लिए आप टेलीग्राम पे मुझे कर देना मैसेज, है ना? मैं आपको बता दूंगा। हाँ, आज की न्यूज़ है निक। तो कलयुग है बेटा, धीरे-धीरे और बुरा होता जाएगा, क्या है? ठीक है मनीषा, ओके। हाँ, पूछ लो शिवम वर्मा। फाइनल ईयर स्टूडेंट यूपी का उसके बाद आएगा रिजल्ट, एक बार आपका फाइनल सेमेस्टर का आ जाएगा, उसके बाद ही दे सकते हो आप। रेनू तिवारी, देखो अगर ये कल बताऊंगा, रेनू कल बताऊंगा, ठीक है? बी क्लॉज में कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हो वो कल बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए, हड़बड़ी हड़बड़ी में मत पड़ो। बी के क्वेश्चंस कल लूंगा, ठीक है? तो जिन जिन भी लोगों ने बी के क्वेश्चंस भेज रखे हैं वो सब्र रखें कल तक का। उर्दू में बेटा शायद अब नहीं लिख सकते, पहले यूपी का उर्दू में लिखते थे लोग, बहुत लोग उर्दू में लिख के बने हैं। ऐसे ही करना चाहिए हेमा। समीर कुमार दुबे, मैं कह रहा हूँ ना बी क्लॉज का डिस्कशन अब अगली क्लास में होगा। नहीं, वो डिस्कशन ग्रुप भी है, कीर्ति यादव टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट पे आप कमेंट कर दो, है ना? तो डिस्कशन ग्रुप में पहुंच जाओगे आप। चैनल पे कोई भी पोस्ट है उस पे रिप्लाई कर दो, कमेंट कर दो। कोई बात नहीं, प्रकाश देवाल। चलिए, ओके देन, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बीएनएस की क्लास में। ओके, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और अच्छा क्लियर हो जाएगा रविशंकर कुमार। ठीक है। एलिजिबिलिटी यूपी जुडिशरी के लिए केवल आप लॉ होने चाहिए और मतलब लॉ कंप्लीट होने चाहिए और कोई एलिजिबिलिटी नहीं। ठीक है शनि बेटा, कल पूछना सवाल, कल पूछना। एग्रीमेंट के थ्रू पार्ट जुरिस्डिक्शन पार्टी क्या कर सकती है? जुरिस्डिक्शन डिसाइड करते तो वैलिड होगा। अगर मान लो 3 जगह है, 3 जगह में से कोई एक डिसाइड कर दिया एग्रीमेंट में तो वैलिड होगा। बट मान लो 3 जगह जुरिस्डिक्शन फॉल कर रहा है और एग्रीमेंट में किसी चौथी जगह ही लिखा हुआ है तो वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, चलो ओके। बाकी क्वेश्चन कल। ओके, थैंक यू।